हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के एक मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर से मैथ का सिलेबस और मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है ये पता चलेगा। ये मैथ का एक मॉडल पेपर है क्लास 10th के लिए और इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का मॉडल पेपर है, मैथ का क्लास है, तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 के लिए ये क्लास 10th मैथ यानी गणित का मॉडल पेपर है। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 में से 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है परीक्षा में और 30 यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 में से 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है और 8 यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 में से 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो टोटल यहाँ पर 138 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। मैथ का एग्जाम 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। यहाँ पर देखिएगा खंड अ है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेक्शन बी यानी खंड अ के बाद खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। बताना है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है। संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है वही संयुक्त संख्या कहलाता है। तो एक यहाँ पर 1 से कटेगा तो ये संयुक्त संख्या नहीं है। 2 यहाँ पर 1 से कटेगा और 2 से कटेगा तो इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी संयुक्त संख्या नहीं है। 3 यहाँ पर 1 से कटेगा और सिर्फ 3 से कटेगा तो 3 यहाँ पर ये संयुक्त संख्या नहीं है। 4 देखिएगा, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 4 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, तो यह एक संयुक्त संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 यहाँ पर सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 यहाँ पर सबसे छोटी संयुक्त संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि पाई है। पाई कौन सी संख्या है, तो याद रखिएगा पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाई कौन सी संख्या होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन में देखिएगा सभी संख्या रूट में लगा है, तो जो संख्या रूट में लगा रहेगा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन में रूट अंडर 3/12 दिया गया है, तो इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 3 चौका 12 यानी 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 1/2 ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा और यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया है। तो रूट अंडर 3/12 एक परिमेय संख्या है। सी ऑप्शन को देखिएगा, रूट अंडर 7/7 दिया गया है, तो 7 से 7 कट जाएगा तो रूट में यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन को देखिएगा, रूट 2 गुना रूट 2 है, तो गुना करेंगे तो रूट अंडर 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिएगा इसे भी कटाएंगे, यहाँ पर इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पर 2 × 5 = 10 यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 5 का वर्गमूल
पूर्ण रूप से नहीं निकलता है तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2/10 यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दो संख्याओं के लस तथा मस बराबर हैं तो संख्याएं हैं। दो संख्याओं के लस तथा मस बराबर हैं तो वह संख्याएं भी बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 0.29 के ऊपर देखिएगा यहाँ पर बार लगा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या पर बार लगा है उसको लिखिए। तो 29 के ऊपर यहाँ पर देखिएगा ये बार लगा है यानी रेकरिंग है, तो 29 लिख दीजिए और बट्टा में यहाँ पर जितना संख्या पर बार लगा है उसको उतना 9 नीचे लिख दीजिए। तो दो संख्या पर यहाँ पर देखिएगा 2 और 9 यानी दोनों संख्या पर बार लगा है तो 2 को 9 नीचे लिखेंगे। तो 29/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 1 है तो 1 लिखेंगे और माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस है तो माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में 4 हो जाएगा और ऊपर में 4 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा और बट्टा में 4, 1/4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। पूछा गया है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जब भी शांत अशांत पूछा जाएगा तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिएगा और अगर हर के गुणनखंड में 2 के पावर m गुना 5 के पावर में n आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n नहीं आता है गुणनखंड में तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। m और n यहाँ पर कोई संख्या आ सकता है। तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करना है और देखना है 2 और 5 आता है तो शांत होगा और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। ये ऑप्शन को देखिएगा 7/40 है तो हर का गुणनखंड कर लेते हैं, हर नीचे वाला होता है तो 40 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 और 5 है यानी यहाँ पर 2 के पावर में 2 कितना है तो यहाँ पर 1 2 3, 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 5 एगो है तो पावर में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 और 5 के रूप में आ गया है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7/40 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर यहाँ पर केवल 2 आता है तभी शांत होगा, केवल 5 आता है तभी शांत होगा और 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पूछा गया है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 6/15 है, 15 का यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटाएंगे, पहले ही 3 आ गया, 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 आ गया पहले ही तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक पूछा गया है। तो सबसे पहले 400 का गुणनखंड यहाँ पर कर लीजिए। तो 2 से कटाएंगे 200 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 2 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा
तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 2 गो 5 हैं तो घातांक कितना होगा, तो यहाँ पर 2 घातांक होगा, यानी 2 गो 5 हैं तो इसका घातांक यहाँ पर 2 हो जाएगा। जैसे 2 गो 5 है तो 5 के पावर में 2 लिख सकते हैं, तो इसका घातांक यहाँ पर देखिए 2 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक 2 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 यानी इसका गुणनखंड दिया गया है तथा मसा यहाँ पर 130 और 15 बराबर मसा x कोमा वाई, तो x कोमा वाई बराबर क्या होगा, x कोमा वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले 130 और 15 का मसा निकालेंगे तो 5 आएगा। अब 5 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन सभी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि किसका मसा यहाँ पर 5 के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन को देखिएगा 15 और 10 दिया गया है। 15 और 10 का मसा निकालेंगे। सबसे पहले 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटाएंगे, तो 3 5 15 यानी 3 और 5 आएगा, यहाँ पर 3 और 5 आएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 10 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मसा निकालेंगे। मसा कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वहीं इसका मसा यानी HCF होता है। तो यहाँ पर 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। 5 इसमें है और 5 इसमें भी है, तो यहाँ पर 5 कॉमन हो जाएगा, तो इसका मसा 5 होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 15,10 का मसा 5 के बराबर है, तो x, y का वैल्यू 15,10 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि रूट अंडर 125 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। इसका परमेकरण गुणांक पूछा गया है। रूट 125 है, इसको हम लोग 5 गुना में 25 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुना करेंगे 25 गुना 5 तो 125 आएगा। तो 125 को हम लोग 5 गुना 25 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है पूर्ण रूप से, लेकिन रूट 25 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है। तो रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 बाहर में हो जाएगा, लेकिन रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा। तो 5 रूट 5 आ जाएगा। तो इसका परमेकरण गुणांक पूछा गया है, तो इसमें हम लोग रूट 5 से गुना कर देंगे तो ये परमेय संख्या के रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसका परमेकरण गुणांक क्या होगा, रूट 5 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका परमेकरण गुणांक रूट 5 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म में सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या पूछा गया है। तो सहअभाज्य संख्या कौन होता है, तो जिसका HCF बराबर 1 होता है वही सहअभाज्य संख्या होता है। तो 13 और 65 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो यही इसका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13,65 ये युग्म में सहअभाज्य संख्या है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रैखिक समीकरण का घात भी 1 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है बहुपद दिया गया है यहाँ पर x-1, इसका शून्यक पूछा गया है। तो जब भी शून्यक पूछा जाएगा बराबर में 0 कर देंगे। तो x बराबर -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, x बराबर 1, इसका शून्यक 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4n7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक दिया गया है -4 और 7। तो मान लेते हैं कि पहला ये शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक ये बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -4 है और प्लस बीटा का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर कितना होगा, -4 और +7, ये हो जाएगा प्लस का 4 और 3 7, 3 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा का वैल्यू -4 है और गुना बीटा का वैल्यू 7 है। तो 7 चौका 28, माइनस का 28 हो जाएगा।
तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया। तो अब यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा गया है। तो बहुपद का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स होता है और प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, याद रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिएगा 3 है तो 3 हो जाएगा और 3 में यहाँ पर एक्स से गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखिएगा माइनस का 28 है। तो माइनस का 28 है तो यहाँ पर माइनस का 28 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो यही ना इसका आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ये बहुपद चैप्टर का क्वेश्चन है तो सभी चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 तथा 6 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर भी द्विघात बहुपद पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा शून्यकों का योग एंड गुणनफल दिया गया है। यहाँ पर शून्यक नहीं दिया गया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 5। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग होता है तो शून्यकों का योग 5 दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है शून्यकों का गुणनफल 6। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है तो डायरेक्ट हम लोग बहुपद का फार्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है तो 5x हो जाएगा और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6 है। तो यही इसका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहाँ पर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है, याद रखिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होता है और इसका फार्मूला होता है सी बट्टा में ए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए फार्मूला होता है और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला माइनस बी बट्टा में ए होता है। तो दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला सी बट्टा ए होता है। तो सी के जगह पर देखिएगा यहाँ पर ये सी का वैल्यू है तो सी का वैल्यू 8 है और ए का वैल्यू देखिएगा वाई स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1 लिख सकते हैं। 8 बट्टा 1 का मतलब 8 होता है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 8 हो जाएगा, प्लस का 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 2 तो f-1 का मान क्या होगा। यहाँ पर f-1 का वैल्यू पूछा गया है तो fx बराबर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं fx बराबर कितना दिया गया है तो 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 2 दिया गया है। तो f-1 का वैल्यू पूछा गया है यानी x के जगह पर -1 रखना है। तो यहाँ पर f और माइनस का x के जगह पर -1 और बराबर में यहाँ पर 3 गुना x स्क्वायर है यानी x के जगह पर हम लोग -1 रखेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 7 गुना x के जगह पर -1 और प्लस का यहाँ पर 2 दिया गया है तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस है गुना करेंगे तो ये प्लस का 7 एकम 7 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 7 आ 2 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस का 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है
19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं, इसका शून्यक पूछा गया है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बराबर में 0 करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर में -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा √3। तो इसका दो शून्यक होगा, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। तो यहाँ पर एक प्लस का √3 एक माइनस का √3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन यहाँ पर 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस में 2y बराबर 32 का हल है। इसका हल पूछा गया है। तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिया गया है, इसको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहला समीकरण देखिएगा, दिया गया है 6x माइनस का 2y और बराबर में यहाँ पर 0 दिया गया है। दूसरा समीकरण है यहाँ पर 10x और प्लस का यहाँ पर 2y और बराबर में यहाँ पर 32 दिया गया है। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस यहाँ पर ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 का x और बराबर में ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पर x बराबर में 32 बट्टा में 16 हो जाएगा। तो x बराबर में 16 दूना 32 यानी x का मान 2 आएगा। तो x का मान 2 आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में x का वैल्यू रख देते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पर है 6x और माइनस का 2y बराबर में 0। x के जगह पर 2 रखना है, तो 6 गुना x के जगह पर 2 माइनस का 2y बराबर में 0। यहाँ पर देखिएगा 6 दूना 12 हो जाएगा और माइनस का 2y बराबर में 0। तो यहाँ पर माइनस का 2y बराबर में ये प्लस का 12 है, यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y बराबर में माइनस का 12 और ये गुना में 2 है तो बट्टा में आएगा माइनस का 2। तो y बराबर में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12, y का मान 6। तो x का मान यहाँ पर 2 आएगा और y का वैल्यू 6 आएगा। तो x का मान 2 और y का वैल्यू 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x का मान 2 आएगा और y का वैल्यू 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर हैं तो p का मान क्या होगा। p का वैल्यू पूछा गया है। तो p का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा क्या पूछा गया है, p का वैल्यू पूछा गया है। तो p का वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। यदि रेखाएं दिया गया है, दो रेखाएं दिया गया है, ये पहला है ये दूसरा है, समानांतर है तो p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, समानांतर कब होता है। तो जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के, तब यहाँ पर समानांतर होता है। तो इसी फार्मूला से हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं। a1 के जगह पर ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है। a1 के जगह पर 4 है तो 4, a2 के जगह पर 12 है, बराबर में b1 के जगह पर देखिएगा, b1 के जगह पर p है, b2 के जगह पर 9 है और यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा। c1 के जगह पर 6 है, c2 के जगह पर 15 है। तो यहाँ पर दो स्टेप तिरछा तिरछी इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 में सबसे पहले p से गुना करेंगे तो 12p हो जाएगा, बराबर में 9 चौका 36 हो जाएगा। तो p बराबर में 36 बट्टा में 12 हो जाएगा, यहाँ पर 36 बट्टा में 12 हो जाएगा। तो p बराबर 12 तिहाई 36, p का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो p बराबर 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि समीकरण निकाय दो समीकरण दिया गया है, अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अनगिनत हल होने के लिए k का वैल्यू पूछा गया है। अनगिनत हल कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 और बराबर होता है b1 बट्टा b2 और बराबर होता है c1 बट्टा c2, तब यहाँ पर अनगिनत हल होता है और ये रेखा संपाती होता है और ये संगत भी होता है।
तो अनगिनत हल हैं, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी फार्मूला से हम लोग k का वैल्यू निकालते हैं। a1 के जगह पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर देखिएगा यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा, बराबर b1 के जगह पर देखिएगा 2 दिया गया है तो 2, और b2 के जगह पर यहाँ पर देखिएगा k दिया गया है तो k लिखेंगे। c1 के जगह पर देखिएगा 3 दिया गया है तो 3 हो जाएगा, और c2 के जगह पर देखिएगा 15 दिया गया है तो 15 हो जाएगा। तो k का वैल्यू निकालना है तो 2 स्टेप तिरछा तिरछी से गुना कर लीजिए। k में यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा बराबर 5 दूना 10। k का मान 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। कौन यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण वही होगा जिसका घात यहाँ पर अधिकतम 2 होना चाहिए, यानी x का घात यहाँ पर अधिकतम 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x + 2 के पावर में यहाँ पर 2 है, यही द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि a + b के फार्मूला से हम लोग बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से, तो इसका अधिकतम घात 2 आएगा, तो यही द्विघात समीकरण होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल पूछा गया है। इसका मूल क्या होगा, तो द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है -b ± √b² -4ac बट्टा में 2a। ये द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है। तो -b के जगह पर देखिएगा प्लस का क्यों है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर -b के जगह पर क्यों रखेंगे, यहाँ पर ये क्यों हो जाएगा, और प्लस माइनस √b² -4ac। तो b के जगह पर क्यों है तो क्यों लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 गुना a के जगह पर देखिएगा p दिया गया है, और यहाँ पर c के जगह पर देखिएगा r दिया गया है तो r हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 2 गुना a के जगह पर p है तो p हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको देखिए किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस क्यों है तो माइनस का क्यों हो जाएगा प्लस माइनस √ यहाँ पर क्यों का स्क्वायर, और इसे गुना करेंगे तो माइनस का 4pr हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पर 2p हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माइनस क्यों प्लस माइनस √ क्यों² -4pr बट्टा में 2p। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति पूछा गया है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले विवेचक ज्ञात करना होगा। तो विवेचक यानी विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर में b² -4ac। ये विवेचक का फार्मूला होता है। तो b के जगह पर प्लस का 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और -4 गुना a के जगह पर 6 दिया गया है, और c के जगह पर यहाँ पर 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 माइनस का गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आएगा। यानी यहाँ पर d का मान 0 से 12 आ गया। तो इसका मूल कैसा होगा, इसका मूल होगा वास्तविक और असमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान 0 से 12 आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा आ गया तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। अगर d का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान यानी बराबर होगा। तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो यहाँ पर वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, समीकरण दिया गया है, मूलों का योग पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर -18 है, माइनस माइनस प्लस का 18, a के जगह पर 3 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 6 तिरका 18, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस का 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मूलों का योगफल क्या होगा, 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है,
27 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है। बीच का दूरी पूछा गया है, तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। x2 के जगह पर देखिएगा 8 दिया गया है, तो 8 माइनस का यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है 2 और माइनस का यहाँ पर y1 के जगह पर 6 है, तो 6 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी घटाएंगे तो कितना होगा? 4 का माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस का माइनस 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस का 16 ही होगा। तो 16 दूना 32 यानी 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। तो √32 नहीं दिया गया है, तो 32 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे 16 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 8 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जोड़ा बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना यहाँ पर ये जोड़ा बनेगा, तो 2 दूना ये 4 हो जाएगा और रूट में यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट में 2 हो जाएगा। तो 4√2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा? ये फार्मूला ही हो जाएगा। देखिएगा थीटा का मान बराबर है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है और यहाँ पर भी 60 डिग्री है, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इसी फार्मूला पर तो है, देखिएगा थीटा का मान यहाँ पर भी 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, यानी थीटा का मान बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो इसका आंसर 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पूछा गया है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगा? संगत है तो क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि संगत कब होता है? तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है या संपाती होता है, दोनों स्थिति में संगत होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रतिच्छेदी या संपाती। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -6, -5/2 किस पाद में स्थित है? किस पाद में स्थित है? ग्राफ आपको याद होना चाहिए इस प्रकार से। यहाँ पर प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है? द्वितीय में माइनस कोमा प्लस होता है, और तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? तो तृतीय में होता है माइनस कोमा माइनस, और चतुर्थ में क्या होता है? चतुर्थ में होता है यहाँ पर प्लस कोमा माइनस। तो संख्या से मतलब नहीं है, माइनस प्लस देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला में भी माइनस है और कोमा दूसरा में भी -5/2 है, यानी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस। तो देखिए दोनों में माइनस है, माइनस माइनस किस में होता है? तृतीय में होता है। तो यह बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के 30 क्वेश्चन देखे हैं और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग ये सभी क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।